नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप मंजिल इंडिया टीचर पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे बीच मौजूद है गोड्डा के वैसे शिक्षक जो प्रत्येक साल सीबीएसई के टॉपर्स देते हैं। फिजिक्स के धुरंधर अभिषेक कुमार झा, जिनका कोचिंग अभिषेक फिजिक्स क्लासेस गंगटा में है। आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मंजिल इंडिया के सारे टीम और जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो इस पॉडकास्ट में आपने हमें इनवाइट किया। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है। मैं 2016 से अपना बैच चला रहा हूं। 2016 से 18 तक मैंने क्लास 10 को सीबीएसई को पढ़ाया और अभी भी कार्यरत हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद इंटर को पढ़ाना स्टार्ट किया, इंग्लिश मीडियम को, जिसमें धीरे धीरे 2022-21 तक आते आते मेरे यहाँ से परफॉर्मेंस बच्चों का बहुत अच्छा होने लगा। पिछले साल की बात करें तो इससे एक साल पहले 2024 में हमारे यहाँ से 2 डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकले, अमन कुमार और दिव्य ज्योति, जिनका नंबर फिज़िक्स में 94 था और अमन का भी 94 था। और बहुत सारे बच्चे थे जिनका 90। और इस बार 2025 की बात करें तो हमारे यहाँ से 14 90+ स्टूडेंट किए हैं, मार्क्स लाए हैं। और जिसमें 96 एक लड़की का है जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट कह सकते हैं फिज़िक्स में टॉप की है। फिज़िक्स में सर्वाधिक स्कोर उसी बच्ची का है। आपका पहला क्लास का अनुभव कैसा रहा था? क्लास 10 को लेकर या 12 को लेकर? आपने पहले तो 10th को पढ़ाना शुरू किया था, तो उसका बताइए। एक्चुअल में जब मैं बाहर में पढ़ाई कर रहा था, जब मैं गोड्डा आया तो उस समय कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था। पापा टीचर थे, तो पापा ने बोला कि तुम एक काम करो, किसी चीज़ का तैयारी करो। लेकिन मेरा जो शुरू से इच्छा शक्ति था वो ज़्यादा पढ़ाई की ओर जाता था, पढ़ाने की ओर। तो मैंने क्या किया कि किसी अपने दोस्त को कॉल किया, बोला एक काम करो भाई, 1-2 स्टूडेंट को तुम बताओ कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहते हैं, तो तुम क्या अरेंज कर सकते हो? तो शायद वो उस समय बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो उसने बोला कि हाँ हम अरेंज कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने सीबीएसई के क्लास 10 के 2 बच्चे को पढ़ाया। पहले उसको मैंने बता दिया था कि मेरे पास 2 कुर्सी है और 1 चौकी है, तुम अगर इसमें पढ़ सकते हो, कंफर्ट फील कर सकते हो तो तुम आओ। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अंकित कुमार के नाम से था, बैथल मिशन के पास उनका घर है। तो वो जब आया तो भैया कह के हमको बुलाया था। अब बोला भैया हम पढ़ सकते हैं इसमें। और था उसका मैथ्स बहुत कमज़ोर था, तो एक चैलेंज का सब्जेक्ट था। उनकी मम्मी का स्टेटमेंट था कि कोई भी टीचर इसको मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता है। और हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और हम बोले थे इसको कि सीबीएसई में हम इसका 90+ स्कोर अचीव करवाएंगे। और ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानिए, उस बच्चे का 90+ आया। इसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर धीरे धीरे कारवां जोड़ते चले गए और फिर बच्चों का एक झुंड सा लग गया। आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ है? मेरा स्कूलिंग गोड्डा से ही हुआ है। पहले पापा के स्कूल सेंट्रेसा स्कूल चलता था, उसमें फिर बिरसा मुंडा चले गए। अब बिरसा मुंडा से फिर +2 से हमने 10 किया। इसके बाद इंटर गोड्डा कॉलेज से करने के बाद बीएससी की जो पढ़ाई की हमने वो भागलपुर से की। भागलपुर से करने के बाद फिर एमएससी में गोड्डा कॉलेज से हमने किया। अच्छा, जब आपने पहली बार स्टूडेंट को इंग्लिश से पढ़ाया था तो कैसा लगा था? क्योंकि बहुत बच्चे का बेसिक इंग्लिश कमज़ोर रहता है। देखिए, एक्चुअल में मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के थे, तो वैसा कुछ नहीं था, उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था। और फर्स्ट टाइम जो मैंने बच्चे को पढ़ाया वो केबी के बच्चे थे और कुछ अच्छे स्कूल बीएमएस के ये सब के बच्चे हिंदी थे। मीडियम के बच्चे? जी नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चे को मैंने कभी नहीं पढ़ाया है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे वो 10th 12 में जब 11th या 12th जब हम पढ़ाते हैं तो वैसे बच्चे बहुत आते हैं। इस साल ही एक शायद मेरे पास शशि नाम का लड़का आया था जो कि बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट था। 10 के बाद वो 11 में आया तो शायद वो कन्वर्टेड स्टूडेंट था। तो जब हमने उन्हें पहली बार देखा तो फर्स्ट टाइम ही हमने उनको बोल दिया था कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्या कहते हैं, बहुत ही लगनशील बच्चा था वो, बहुत ही मेहनती बच्चा था और 94 उसका फिज़िक्स में आया।
आप जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड को पढ़ाते हैं? जी, जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड को पढ़ाते हैं, लेकिन जैक में सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे को। तो दोनों को ट्रीट कैसे करते हैं? दोनों बोर्ड में तो अलग अलग नहीं, दोनों का बोर्ड को ट्रीट करते हैं इस प्रकार कि जैक का जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, वो अलग है, सीबीएसई के लिए अलग टाइम शेड्यूल है। एक अच्छे फिजिक्स टीचर बनने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले डिसिप्लिन। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा जगत में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रखना होगा। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आपका शिक्षा कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले आप एक अच्छे डिसिप्लिन में मेंटेन करें। और अच्छे फिजिक्स टीचर का सबसे ये खूबी होता है कि बच्चों को वो खेल खेल में फिजिक्स को सिखा दे। फिजिक्स जो कि बच्चे कहीं ना कहीं हार्ड मानते हैं। 98% बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सीबीएसई को मतलब सिखा। फिजिक्स जब बोलते हैं तो थोड़ा सा उनका सर भारी सा हो जाता है। तो वो भारीपन को आप कैसे कम करते हैं, कैसे उसको फील दिलाते हैं, कैसे बच्चे क्लास से निकलने के बाद एक मुस्कान सा उनका चेहरा पे आता है। अगर आप उस मुस्कान को लाने में सक्षम है तो आप एक अच्छे फिजिक्स टीचर हैं। बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाने में कोई बड़ी चुनौती भी आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर जिस लैंग्वेज में चीज़ों को शुरुआत से कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपके लिए इजी हो जाता है। अगर कोई बच्चा बचपन से अपने चारों बगल जिस माहौल या जिस परिवेश को देखता है वो ज़्यादा उस चीज़ से सीखता है। अगर आप शुरुआत से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का एक इन्वायरमेंट रहता है कि हमेशा आपको बात भी करना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बोलना है तो ये इंग्लिश से, तो वो प्रॉपर उस इन्वायरमेंट से आते हैं तो वैसा कोई दिक्कत तो नहीं होता है। आपने अब तक कितने बच्चों को 90+ नंबर अचीव कराया? जैसा कि 3-4 सालों से है, हर बार मेरे इंस्टीट्यूट से 10 से 12 स्टूडेंट 90+ स्कोर करते हैं। और 10 में जहाँ तक सीबीएसई 10 में भी रहे तो अंडर 10 टॉपर में हमारे 4 से 5 रहते हैं हर साल। 2016 से लेके अगर आप अभी 2024 तक का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें से टॉप 10 में हमारे 5 जरूर होंगे। इस बार भी निशी कुमारी जो 95% लाई है वो हमारे यहाँ से है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जब बच्चे इतना अच्छा नंबर अचीव करते हैं तो आपको कैसा फील होता है तभी? देखिए, ये फील तो शायद मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जो वो फील होता है, सारी चीज़ें एक तरफ, उस दिन का खुशी एक तरफ होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ बच्चों का होता है। अहम रोल जो होता है वो बच्चों को होता है। अगर मेरे हाथों में सब कुछ होता तो मैं अगर 30 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो वो 30 को टॉपर बना देता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे जो बहुत सीरियस होते हैं, अपने आप को शुरुआत से चीज़ों को ढालते हैं, तो वो अच्छा अचीव करते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं। आपकी कोचिंग क्लास का माहौल कैसा रहता है? कहें तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। मैं सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पे करता हूँ तो वो डिसिप्लिन पे है। आपकी सबसे यादगार क्लास कौन सी रही? सबसे यादगार क्लास शायद 2018-19 के बच्चों के साथ रहा। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत प्यार करते थे हमसे, और वो रिज़ल्ट के प्रति कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि हमारा रिज़ल्ट 90+ आए। मैं उन लोगों के साथ रात के 10 बजे से 1 बजे तक रहता था। साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही पढ़ाया करते थे। 2 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर साथ में ही सो जाते थे। तो वो बहुत एक यादगार पल था। और उसमें सबसे मज़ेदार बात ये भी थी कि इस बैच के बच्चे अगर देख रहे होंगे आज भी हमें, तो वे बैच के जितने भी बच्चे रात में मेरे पास वो टाइम व्यतीत किए थे, सारे का 90+ आया था। क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट्स को बोले हैं कि आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते हैं या फिर आपके क्लास में वो ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर क्लास में अगर कोई बदतमीजी मतलब थोड़ा सा बात वगैरह ज़्यादा करता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। उस समय हमने जरूर क्लास से, यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम क्लास से ही निकल गए मार्कर को रख के और हम बोले कि इस बैच को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ मैं डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं है। क्या सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से फिजिक्स में इतना अच्छा नंबर लाना पॉसिबल है? मेरा मानना है कि एनसीईआरटी बुक से पहले, पढ़ने से पहले अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो अगर आप शुरुआत में एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो शायद आपको ऐसा फील होगा कि
हमें कुछ नहीं आता है, या जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं हम्म, वो कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जो हमारे माइंड में नहीं जा रहा है, तो आप कोई रेफरेंस बुक से पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, फिर आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छी है। डेरिवेशन याद करने का कोई ट्रिक है? नहीं, डेरिवेशन याद करने का तो ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार चीज़ों को करते हैं तो हर एक डेरिवेशन कहीं ना कहीं अगले से लिंक होता है। तो जब आप किसी डेरिवेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप में एक एबिलिटी आ जाता है कि आप 2 पेज या 3 पेज का डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं और बिना देखे कर रहे हैं, तो अगला डेरिवेशन आप जब करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है इस डेरिवेशन में जितना टाइम लगा है उससे आपको कम लगेगा। बच्चे को फॉर्मूला याद करने के लिए आप कोई टिप्स भी देते हैं? नहीं, ऐसा तो टिप्स कुछ नहीं देते हैं, लेकिन मेरा एक बोलिए खासियत या जो भी बोलिए कि हम टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, उससे याद हो जाता है बच्चे? जी, बच्चे तैयारी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ाएं और साथ में टेस्ट ले लेते हैं तो बच्चे का रिकॉल हो जाता है, वो फिर से एक रिफ्रेश में आ जाते हैं। कौन से टॉप 3 चैप्टर को झारखंड बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है? क्लास 11 की बात कर रहे हैं आप या क्लास 12? क्लास 12 बोर्ड। अगर क्लास 12 में दे तो रे ऑप्टिक्स जो हमारा वो है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, ठीक है। और अगर आप बात करें कि मार्किंग चैप्टर का, कि बच्चे थोड़ा सा मेहनत करें सर और मार्क्स उठा लें, ज़्यादा उठा लें, तो कहीं ना कहीं वो आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, ये सब में बच्चे थोड़े आसानी से मार्क को गेन कर सकते हैं। 11th में फिजिक्स बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, एक्चुअल में जब बच्चे 10 क्लास से आते हैं ना तो बहुत छोटा सा सिलेबस को पढ़ के आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो कितना ब्रॉड होने वाला है। तो बच्चे जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन को भी वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे उनका रफ्तार कमता है, उनको लगता है कि चीज़ें बहुत बड़ी हो रही है और शायद इससे हताश वो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को शुरुआत से मेंटेन करके रखते हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। सीबीएसई और जैक के बोर्ड के पेपर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जैसा हमें लगता है कि सीबीएसई बोर्ड का अगर एग्ज़ाम आप लेते हैं जैक बोर्ड पे, तो थोड़ा सा पैटर्न बीते दिनों चेंज नहीं हुआ है, जिससे बच्चों को थोड़ा सा पता चल जाता है टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक इस बार के एग्ज़ाम में आने वाला है। थोड़ा गेसिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन सीबीएसई में वो नहीं हो सकता है। सीबीएसई हर बार अपने चीज़ों को चेंज करती है, हर बार वो एक नए पैटर्न को शो करती है और थोड़ा सा एप्लीकेशन पे वो ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फासला ज़्यादा बनता है जैक और सीबीएसई में, जहाँ पर जैक बोर्ड जो है वो थ्योरम पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन सीबीएसई जो है वो न्यूमेरिकल और आपके माइंड को ज़्यादा वो रीड करना चाहती है कि आप कैसे कर रहे हैं, आप चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। तो जैक में तो प्रीवियस क्वेश्चंस आ जाता है, लेकिन सीबीएसई में नहीं आता। नहीं, सीबीएसई में अभी आता है 30%, 30%, और जैक में 80%। तो पीवाईक्यू अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। क्या न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस के लिए कोई खास बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप एस.एल. अरोरा जो हमने शुरुआत से पढ़ा है, एस.एल. अरोरा और एस.सी. वर्मा तो थोड़ा सा भास्ट होता है बच्चों को शुरुआत में नहीं। अगर आप एस.एल. अरोरा का न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप दोनों बोर्ड के लिए बहुत अच्छे कैपेबल हो सकते हैं। जैक, सीबीएसई या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप एक अच्छे स्टूडेंट साबित हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और न्यूमेरिकल स्किल्स में दोनों में क्या बोलेंगे आप? आप जब फिजिक्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको फील करके पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें जब बच्चे को पता हो जाएगा तो फिर उसका न्यूमेरिकल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखेंगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे नीट वगैरह है, तो वो किसी एप्लीकेशन पे काम करती है। छोटे छोटे जब जो बड़ा सवाल है उसको छोटे छोटे रूप में देती है।
आपको वो चेक करना चाहती है आप इसको कितने अच्छे से और कितने टाइम मैनेजमेंट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और फील करके पढ़ते हैं, पढ़ना भी दो टाइप से होता है, एक सिर्फ एग्जाम के लिए कि हमारा अच्छा नंबर आ जाए, और एक होता है कि उस सब्जेक्ट में हमें सबसे मजा आ रहा है वो पढ़ना। फिर आप किसी भी कंपटीशन या किसी भी क्षेत्र में या उस सब्जेक्ट को लेकर आप जब जाते हैं तो आप उसमें अच्छा करते हैं। आजकल के जनरेशन में बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस में हैं, तो मेरा तो मानना है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है। जहाँ मोबाइल ये पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ तक एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आज बच्चों को हर टीचर के सवालों का जो जवाब वो खुद से दे सकते हैं, वो घर में पहले ही चीज़ों को पढ़ लेते हैं। या आज एआई का ज़माना है जहाँ बच्चे बहुत दूर तक सोच सकते हैं और बहुत दूर की जानकारी को ले सकते हैं, ये है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक फ़ायदा और एक डिमेरिट। तो आप कैसे यूज़ करते हैं उसको, ये आप बीते दिन देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कैपेबल नहीं थे कि कोटा या बाहर पढ़ सके, लेकिन उन लोगों ने ऑनलाइन चैनल के भरोसे नीट जैसे एग्ज़ाम, IITS जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो वहाँ पर आप फ़ायदा के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो पढ़ने के अलावा समय व्यतीत कर देते हैं ज़्यादा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर से आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो उनको क्या सलाह देंगे आप? उनको हम यही सलाह देंगे कि तुम्हारे माँ पापा का एक बार चेहरा देख लेना। तुम बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हो, मेरा मानना है कि तुम्हारे मम्मी पापा जो है उनसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। एक बार दिल पे हाथ धरना और मम्मी पापा का चेहरा याद करना कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि तुम उस लाइन में जाओ तो तुम खुशी खुशी जाना, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर तुम उससे दूर हो जाओ। आपका मोटिवेशन क्या था? मेरा मोटिवेशन मेरे नाना थे। वो पैसे से एक वकील है गोड्डा कोर्ट में, राजेंद्र चौधरी नाम है। उन्होंने कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और कभी भी झुकना नहीं सीखा गलत के लिए। वो हमेशा हमें यही मोटिवेट करते रहते थे कि बचपन से हम नाना के पास ही रहे, वो हम लोगों ने हमेशा उनको देखा कि कितना भी परेशानी क्यों ना आ जाए वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और सारे जितने परिवार के लोग हैं सारे को वो हमेशा बताते रहते हैं कि हमेशा सच्चाई का साथ देना, इसके बाद तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। क्या आप प्रैक्टिकल नॉलेज को थ्योरी नॉलेज से ज़्यादा मानते हैं? जी, प्रैक्टिकल नॉलेज खास करके फिजिक्स में बहुत मायने रखती है। जब आप चीज़ों को खुद से करते हैं, खुद से देखते हैं, तो ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकते हैं और आप उस चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम आपको एक लाइट के बारे में बताएं कि लाइट में हमने इतना वोल्टेज अप्लाइड किया, फिर लाइट ग्लो किया, इलेक्ट्रॉन निकला, और ये चीज़ों को हम आपको करके दिखाएं, तो आप बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आने वाला है उस चीज़ों में और आप ज़्यादा उसमें सीखने वाले भी हैं। ऐसे भी देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। जी, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो स्टूडेंट बार बार फेल होते हैं उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, फेल होना कोई समस्या नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप में कुछ कमियां हैं, उस कमियां को ढूंढिए, उस कमियों को दूर कीजिए और आप आगे बढ़िए। फेल होना मतलब डीमोटिवेट हो जाना ये नहीं। आप देखे होंगे कि बीते दिन एक सीरीज वगैरह आया था जिसमें IAS वो बनते हैं 12th फेल। जी, 12th फेल, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, आप अपने गलतियों से कितना सीख लेते हैं वो आपके लिए मायने रखता है। अगर आप सीख नहीं लेते तो फिर आप बार बार फेल करते हैं, और आप सीख लेते हैं तो आप पास भी करते हैं और आगे आपका विजन भी क्लियर होता चला जाता है। आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा क्यों? किन से सीखे हैं आप ये? मेरे जो सर थे उनका नाम था मृत्युंजय सर, और हमने उनसे डिसिप्लिन सीखा है। याद है हमें कि अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते थे तो एक मोटा सा स्टिक रखते थे और हाथों में मारते थे। अगर हम किसी दिन एब्सेंट हो जाते थे और शायद उनको पता चल जाए कि ये बीमार नहीं था किसी कारणवश,
तो वो सारे स्टूडेंट को जाने देते थे और बोलते थे छोटू तुमको रुकना है, तो हम समझ जाते थे कि आज मेरा क्लास लगने वाला है। फिर रूम में वो 2-2 3-3 छड़ी देते थे और फिर मोटरसाइकिल से बैठा कर भी मेरे घर तक छोड़ देते थे और बोलते थे इसमें तारपीन का ऑयल लगा लेना, शायद तुमको दर्द से आराम हो जाएगा। तो उनसे बहुत इंस्पायर है। स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखने के लिए आप क्या समझाएंगे? देखिए, अगर स्टूडेंट का विजन आप क्लियर कर सकते हैं, उसके आप दिल में ये जगा सकते हैं अगर कि आपको करना क्या है, आप एक अच्छे टैलेंटेड कैसे बन सकते हैं। जिस दिन इस बच्चे को ये समझ में आ गया, फिर वो सारा गलतियां करना छोड़ देता है। तो आज के डेट में जहां इतना सारा सोर्सेस है, तो आज हमें नहीं लगता है कि टीचर को पढ़ाने से पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ तो वो कहीं भी सकते हैं। आप उन्हें ये बताएं कि आप कैसे चीज़ों को अच्छे ढंग से करते हैं और कैसे अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्या फिजिक्स को डेली 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना काफ़ी रहेगा? हाँ, अगर आप डेली रूटीन से पढ़ते हैं, अगर आप 6 बजे रूटीन बनाते हैं कि 6 से 7 हमें फिजिक्स पढ़ना है, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि बगल में शादी भी हो रहा है तो उस डीजे के आवाज से आप इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं, फिर आप 2 घंटा सफिशिएंट आपके लिए। स्टूडेंट्स को बताएं जैसे कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस है तो उससे कैसे दूर रखना है, मतलब मोबाइल तो अभी बहुत जरूरी हो गया बच्चों। जी देखिए, अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और आप चीजें पढ़ाई को लेकर करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जीके जीएस नॉलेज के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना भी शायद अभी के लिए सही नहीं है। देखिए, ये तो हमारा मानना, आपका मानना सही है और हमारा भी मानना है, लेकिन क्लास 11-12 में जब आपका विजन साइंस हो तो हमें लगता है कि आपको फोकस करना अभी साइंस पेपर पे है, क्योंकि जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक बड़ा लेंदी चैप्टर बनता है, तो वहां पर आपका कंसंट्रेशन पहले यहाँ जरूरी है। अगर आप चीज़ों को अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कोई सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप पेपर पढ़ें या बहुत सारे बुक्स आते हैं जिसमें आपका करंट अफेयर वगैरह दिया, वो ज़्यादा बेटर है। तब आपका स्किल भी, लैंग्वेज स्किल भी उससे आपका डेवलप करता है। क्या आप सिर्फ क्लास में ही बच्चों को मेंटरिंग करते हैं या फिर बाहर भी? नहीं, कह सकते हैं 11-12 के बच्चे तो नहीं, लेकिन 10 के बच्चे अगर हमें कहीं देख लेते हैं तो वो थोड़ा सा डरते हैं कि वो किस कंडीशन में है, क्योंकि आने के बाद दूसरे दिन हम ये जरूर पूछते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों थे और क्या कर रहे थे, क्या तुमने अपने मम्मी पापा से परमिशन लिया था वहाँ पर जाने का। क्या कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड की तैयारी एक साथ पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। अगर आप पहले चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हैं, जो भी आपका चैप्टर है उसको आप डिटेल से पढ़ते हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फिर आप उसी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, फिर आप उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से बना सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ना, फिर भी नंबर अगर स्कोर करना है अच्छे नॉलेज के लिए तो बहुत टाइम पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप जैक बोर्ड का अगर लेके चलते हैं तो जैक बोर्ड में आप थ्योरम पे ज़्यादा आप फोकस होता है। सेक्शन डी जो आता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारा थ्योरम होता है, तो थ्योरम आप ज़्यादा बनाते हैं। तो जब थ्योरम आप बनाते हैं तो जो न्यूमेरिकल या छोटा प्रॉब्लम आता है वो उसी पे कहीं ना कहीं बेस्ड होता है, तो आप उसको फिर अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बच्चे को समझ नहीं आता वो किस रूटीन में पढ़े, कैसा रूटीन बनाए, तो उसके लिए एक रूटीन आप बताइए। एक रूटीन है कि जब जितने आप टीचर के पास सुबह से पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप उसको एटलीस्ट कम से कम एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने हमसे फिजिक्स पढ़ा है तो हमने जितना सा फिजिक्स पढ़ा है कम से कम आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। पेरेंट्स को बच्चे के पढ़ाई में क्या भूमिका निभानी चाहिए जो अभी नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आज के डेट में पेरेंट्स इतना बिजी हो चुके हैं कि वो सिर्फ रिजल्ट जब आता है तो एक्टिव होते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। आप हमेशा वॉच कीजिए कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या अगर वो हताश हो रहे हैं तो उनको आप सहारा दीजिए कि नहीं बच्चा तुम अच्छा कर सकते हो। और जब माँ बाप का सहारा मिलता है ना, तो कोई बच्चा जो डूब रहा होता है वो भी तैर के अच्छे अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट को 90% अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ता है,
तो आप उनको कैसे समझाते हैं? जिस दिन उसमें डेडिकेशन और डिसिप्लिन आ गया, उस बच्चे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने खुद फिजिक्स कैसे सीखी थी? कोई इंस्पिरेशन? हाँ, ऐसा था। जब मैं फिज़िक्स पढ़ रहा था टीचर के पास, एनएन सर के पास, तो एक्चुअल में कुछ बच्चे स्कोर बहुत अच्छा करते थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि वो आखिर क्या करता है जो इतना स्कोर अच्छा लेते आता है। फिर हमने मेहनत को शुरुआत कर दिया और एक्चुअल में कहें तो बीएससी जब मैं कर रहा था, तभी से फिज़िक्स के प्रति एक अलग ही प्यार मेरा जगा और मैं मेहनत करता चला गया और फिज़िक्स आज तो आप जान ही रहे हैं। आपके लाइफ के टीचर में जिनसे आप पढ़े, जितने टीचर्स हो, उनमें से कौन से टीचर आपके रोल मॉडल हैं? मृत्युंजय सर, जिससे हमने क्लास 10 की शिक्षा ग्रहण की, वो शुरुआत से अगर मेरा कुछ भी अच्छा होता है तो मैं भगवान से पहले उनका मिलना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दूसरे स्थान पे रखता हूँ, मृत्युंजय सर को पहले स्थान पे रखता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई टॉपिक को लेके कंफ्यूज हो गए हो? हाँ, हुए हैं। तभी मेरी मम्मी बहुत सहायता करती है मेरी। जब हम किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते, लगता है कि अब इसमें हम हार रहे हैं, तो फिर हम मम्मी के पास जाकर बैठते हैं और मम्मी पता नहीं एक पॉजिटिव बातें बोलती है, फिर उसमें एक अलग ही एनर्जी लेवल आ जाता है और फिर उस चीज़ों को हम अच्छे से कर लेते हैं। क्या फिजिक्स के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं? जी, एक्चुअल में क्लास 10 में हम फिजिक्स भी पढ़ाते थे, मैथ्स भी और केमिस्ट्री में। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत अच्छा मन लगता है। ऐसे तो फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, उसका मैथ्स कहीं ना कहीं अच्छा होता ही है। क्या आप कभी क्लासरूम में गुस्सा हो जाते हैं? जी, किसी भी क्लासरूम में हम बोले अगर बच्चे बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप चीज़ों को अच्छे से ढंग से सुन नहीं रहे, हल्ला कर रहे हैं, तो मेरा मानना है फिर आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा का जो पैसा हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। हम चीज़ों को आपको आउटपुट उतना नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको क्लास में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उस केस में हम ज़रूर गुस्साते हैं, चाहे तो हम क्लास से निकल जाते हैं या फिर बच्चों को निकाल देते हैं। क्या आप कभी इन फ्यूचर कोई बुक लिखना चाहेंगे? ऐसा तो सोचे हैं, लेकिन अभी तो नहीं बोल सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? जी, एक्टिव हैं। फेसबुक और इंस्टा बहुत कम चलाते हैं, फेसबुक थोड़ा मोड़ा कभी कदर। और यूट्यूब पे पढ़ाते हैं? यूट्यूब पे पढ़ाते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं। कौन सा चैनल है आपका, क्या नाम? अभिषेक क्लासेस एसएससी गोड्डा। अच्छा, तो आगे कुछ सालों में क्या आपका विजन जी, है? ऑनलाइन आएंगे प्रॉपर। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं जो बाहर से आए हैं, जो प्रॉपर रूप से नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन लोगों को हमने बोला है कि हम अपना सेटअप अच्छा कर रहे हैं और फिर तुम लोगों को जो छूटा हुआ है वो ऑनलाइन के जरिए हम तुम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आपके पास अभी टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे? इंग्लिश मीडियम में अगर बात करें क्लास 12 में तो 130 से 40 के बीच होगा। और मेरा एक इंस्टीट्यूट और भी चल रहा है, करियर विजन, जहाँ पे 70 से 75 स्टूडेंट हैं। वहाँ पर 11th की बात करें तो 55 से 60 स्टूडेंट मेरे घर वाले पे हैं और 60 से 65 स्टूडेंट करियर विजन में हैं। आपकी डेली रूटीन कैसी होती है, इतना भागा दौड़ी जिंदगी सुबह में? उठना और सिर्फ बच्चों का कैसे बच्चा प्रोग्रेस करेगा उसके बारे में सोचना। कितना बैच पढ़ाते हैं आप टोटल? हम तो बैच कम से कम 10 घंटा, मतलब जी। लगभग 10 से 11 घंटा। जी। आपकी सबसे प्राउड टीचिंग मोमेंट क्या है? प्राउड टीचिंग मोमेंट है एक बच्चा जिसको किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया था कि ये बच्चा कभी स्कोर नहीं कर सकता है। और उस दिन वो जब बच्चा सामने मेरे पास पढ़ने आया था तो बहुत भावुक हो गया था और रोने लगा था कि सर ऐसा आज मेरे पेरेंट्स के सामने हमें बोला गया कि हम सीबीएसई में स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने जब ये डिसीजन लिया था उसी समय डिसीजन लिया था कि हम इसका अच्छा स्कोर पे पहुंचाएंगे। और उस दिन रिजल्ट आया था और फर्स्ट मिठाई हम खिलाने आया था, उस दिन सबसे ज़्यादा प्राउड फील किए थे हम अपने आप पे। आप बच्चों को पर्सनल बॉन्डिंग बच्चे के साथ कैसे बनाते हैं? देखिए,
अगर आप प्रॉपर पता करेंगे तो मेरा जितना भी ग्रुप है हम हमेशा रन कराते रहते हैं, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, ये ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो, तुम पढ़ रहे हो, तुम ऐसे नहीं। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, हम हमेशा बच्चों को देखते रहते हैं। अगर कोई ज़्यादा ऑनलाइन आ रहा है तो उसको भी हम कॉल कर देते हैं। मतलब 11 घंटा पढ़ाने के बाद जी भी जी जी WhatsApp पे हाँ, साथ है। हम 12-1 बजे तक भी बच्चों को कॉल कर देते हैं और मैसेज कर देते हैं कि तुम क्यों ऑनलाइन अभी तक हो। अगर आप टीचर लाइन में नहीं होते तो फिर आप क्या होते हैं अभी? पापा का तो मन था गवर्नमेंट जॉब करना और तैयारी करना, लेकिन हमें इस क्षेत्र में ज़्यादा मन लगता है। तो गवर्नमेंट में भी तो टीचर बन सकते हैं जी, ना? उसका प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। अभी बीएड मेरा चल रहा है, एमएससी कंप्लीट है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स का मिथ है कि सीबीएसई से रिजल्ट नहीं लाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा लगता है बच्चों को कि सीबीएसई का अच्छा रिजल्ट गोड्डा से नहीं हो सकता है, लेकिन गोड्डा के टीचर ने जितने बीते दिनों मेहनत किया, आप देखे होंगे गोड्डा रांची को भी पीछे छोड़ दिया रिजल्ट के मामले में। आप बीते दिन हमारे इंस्टीट्यूट या और भी बहुत सारे टीचर, उनके इंस्टीट्यूट का अगर रिजल्ट आप प्रॉपर देखेंगे तो सीबीएसई से बहुत अच्छे हमारे यहाँ से इस बार सीबीएसई में 94% एक बच्ची लाई है। तो अच्छा स्कोर आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप किस प्रकार से डेडिकेशन दिखाते हैं, आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं, आप कितना उसमें लगन दिखाते हैं, आपका सक्सेस उसी पे डिपेंड करता है। सिर्फ बच्चे को स्कोर करना ही सही है या फिर उसको नॉलेज चाहिए होता है? नॉलेज, अगर आप नॉलेज है तो आप स्कोर तो कर ही लेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि आप इस चीज़ों को माने या ना माने, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स या बहुत सारे पेरेंट्स जब उनका बच्चा रिजल्ट कम लाता है दूसरे बच्चों से तो वो थोड़े से मायूस हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ रहा है, ये शायद आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाके वही बच्चा बहुत अच्छा करता है। तो ये मिथ को दूर करना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे समाज में इस मिथ को दूर करने के लिए शायद अभी समय लगेगा। आप देख लीजिए, छोटे बच्चे से अगर 4 से 5 से लेकर 10 तक का अगर रिजल्ट आता है, जब आप स्कूल जाते हैं रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए, तो सबसे पहले आप नंबर देखते हैं मैथ्स और साइंस में कितना है, और आप दूसरे बच्चे से उसका कंपेयर करते हैं कि उसका कितना नंबर आया। ये कहीं ना कहीं गलत है। आपके बच्चे को आप और प्रोत्साहित कीजिए कि तुम इस बार अच्छा नहीं किया और अच्छा आगे कर सकते हो, फिर आपका बच्चा जरूर एक दिन अच्छा करेगा। तो सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए तो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो इस पॉडकास्ट को शुरुआत दिनों से ही देख रहा हूँ। हमारे बहुत सारे टीचर दोस्त जब आ रहे थे तो हमें भी लगा था कि हमें भी कभी मौका मिलेगा, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इस बेहतरीन पॉडकास्ट में हमें बुलाया और इसका हिस्सा बना। मंजिल इंडिया के ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे? मंजिल इंडिया के ऑडियंस को मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में मंजिल इंडिया पूरे गोड्डा के हर घर में देखा जाएगा। धन्यवाद सर, और धन्यवाद सभी को जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो बने रहिए हमारे चैनल मंजिल इंडिया पे। नमस्कार।